किस्मत से माइल हम तुम चैप्टर 6 जूही की चाल। जूही विवेक को अट्रैक्ट करने में सफल रही थी और उसने वहां पर श्री के बारे में कई नेगेटिव बातें बताई, जैसे कि वो रात भर कैसे घर से बाहर रहती है, अपने दोस्तों के साथ हमेशा मौज मस्ती करती रहती है, उसका एक बॉयफ्रेंड भी है और उससे पहले भी कई रिलेशनशिप में रही है। श्री एक मौज मस्ती करने वाली इंडिपेंडेंस लड़की है। जाहिर सी बात है उसके माँ बाप नहीं है तो वह अपने मामा मामी की भी इज्जत नहीं करती है। जिसके माँ बाप नहीं होते वह औरों की कहाँ सुनते हैं। जूही की माँ ने कितनी बार श्री को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह ये बोलकर चुप करा देती है कि वो उसकी माँ नहीं है। जूही विवेक से कहती है कि विवेका एक अच्छा लड़का है, उसी शादी से पहले अपनी होने वाली पत्नी के बारे में सारा जानकारी मालूम होनी चाहिए। वह विवेक की भलाई चाहती थी, इसीलिए वह यहाँ पर श्री की सच्चाई बताने आई है। बाकी विवेक की मर्जी है, अगर वह से शादी करना चाहती है तो। विक्का का माइंड जूही की बात सुनकर नेगेटिव थॉट से भर गया था। उसे लगा जूही सच कह रही है। जिस लड़की के माँ बाप नहीं होते हैं उसे संस्कार कौन देगा। चाचा चाची मामा मामी रिश्तेदार यह सब तो बस नाम के होते हैं, उनकी सुनकर थोड़ी ना कोई लड़की अपनी जिंदगी जीती है। करनी तो उसे अपने मन की ही होती है। उसी तरीके से श्री भी बिगड़ गई होगी। जूही कुमुद को अपने और विवेक की मुलाकात के बारे में बताती है और उसे ये भी बताती है कि विवेक को इम्प्रेस करने में कामयाब रही और विवेक ने उसे अपना पर्सनल नंबर दिया है और जल्दी मिलने के लिए कहा है। विवेक के घर में अलगी खिचड़ी पक रही थी। विवेक ने अपने घर वालों से कह दिया कि वह श्री से शादी नहीं करना चाहता। श्री एक अच्छी लड़की नहीं है, वो उसके जीवनसाथी बनने लायक नहीं है। विक की बड़े पापा उस घर के मुखिया थे। जाहिर सी बात है आज भी उन्हीं का कहा माना जाता था। उम्र और तजुर्बे के साथ वह इंसान को देखकर बता सकते थे कि कौन इंसान सही है और कौन गलत। जाहिर सी बात है उन्हें श्री एक बहुत ही अच्छी संस्कारी और सुशील लड़की लगी थी जो उनकी बहू बनने लायक थी। इसलिए जब विवेक ने ये कहा कि वह श्री से शादी नहीं करेगा तो उन्होंने विवेक से साफ साफ कह दिया कि श्री एक बहुत अच्छी लड़की है और तुम्हें कोई उसके खिलाफ भड़का रहा है। वो इस घर की बहू बनने लायक है, हमारी बहू बनने लायक है और तुम्हारी जीवनसाथी बनने की इसमें सारी खूबियां हैं। उसे शादी करोगे तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ोगी, तुम्हारी शक्ति बनकर तुम्हारा हर काम में साथ दीजिए। पर विवेक उनकी एक नहीं सुन रहा था और तो और यह कह रहा था कि उसके अपना परिवार होकर उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। उसके माँ बाप को भी श्री बहुत पसंद थी। विवेक के घर वालों ने ये साफ साफ कह दिया था कि इस रविवार वह सब श्री के घर आएंगे उससे मिलने के लिए और तुम श्री से कुछ भी उल्टा सीधा नहीं कहोगे। अगर सब सही रहा तो उसी दिन रोका हो जाएगी और शादी इसी महीने होगी। विवेक के मन में अपने ही परिवार के लिए हीन भावना उत्पन्न हो गई थी। उसे लगा उसका परिवार उससे प्यार नहीं करता है और एक गलत लड़की के साथ उसकी शादी करवाकर उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। कार्बन का हेड ऑफिस भाग्य सभी बोर्ड ऑफ मेंबर्स को एक अर्जेंट मीटिंग के लिए बुलाया। कॉन्फ्रेंस रूम में सभी मौजूद थे। राहुल भी हैरान था कि भाग्य ने अचानक से इतने शॉर्ट नोटिस में बोर्ड ऑफ मेंबर को क्यों बुलाया है। राहुल कहता है, भाग्य क्या बात है, आपने सबको इतनी अर्जेंट यहाँ क्यों बुलाया, सब ठीक तो है ना। भाग्य वैसे ही अपने शांत और एरोगेंट स्टाइल में सबकी तरह बिग सरसरी नज़र डालता है और उसके बाद सब ठीक है। भाग्य, सबसे पहले तो इतनी शॉर्ट नोटिस पर बुलाने पर भी आप लोगों यहाँ आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी यह पता चलता है कि आप लोगों को लिए मेरी बात कितनी इम्पोर्टेंट है, आप लोग मेरी कितनी इज्जत करते हैं। आप सब अपना कीमती समय निकालकर अपना सारा काम छोड़कर मेरे एक बार बुलाने पर यहाँ गए, इसका तहे दिल से शुक्रिया। तो अब बात करते हैं मुद्दे की। इस मीटिंग को रखने का सबसे खास मुद्दा यह है कि हम अपने नए कलेक्शन पर थोड़े चेंज कर रहे हैं। भाग्य राहुल की तरफ पलटता है और उसे कहता है, हमारी सबसे लोएस्ट प्राइस की वॉच क्या कीमत है। राहुल हैरानी से भाग्य को देखता है और बोलता है, ऑलमोस्ट 50 के। भाग्य, 50,000। अब सबको लगता है 50 के एक घड़ी की कीमत होना सही बात है। क्या इतनी महंगी घड़ी होनी चाहिए। एक बोर्ड मेंबर,
सर 50,000 तो बहुत ही मामूली रकम है। हम उन्हें इतना बड़ा ब्रांड दे रहे हैं। जाहिर सी बात है ब्रांड सस्ता तो मिलेगा नहीं। आजकल तो आईफोन भी 1 लाख से शुरू होता है। उस बोर्ड मेंबर की बात क्या भाग्य एक थी कि सी हंसता है और उससे कहता है, सही कहा आपने, आजकल एक आईफोन भी लाख रुपए से शुरू होता है। पर आप लोग ये बताइए कितने लोग हैं जो आईफोन यूज कर सकते हैं। भाग्य की बात पर सब एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। भाग्य में अपनी बात आगे रखें। आईफोन यूजर ऑल एंड्रॉयड यूजर्स के मुताबिक सिर्फ 1% है, और वह भी बस इसलिए क्योंकि वो फ़ोन हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। पर एक एंड्रॉयड फ़ोन हर व्यक्ति अफोर्ड कर सकता है, आईफोन यूजर भी। उसी तरीके से अभी सिर्फ वही लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं जिनके पास पैसा है। एक मध्यम वर्गीय परिवार हमारा ब्रांड नहीं कर पा रहा। राहुल, भाग्य आप कहना क्या चाहते हैं, साफ साफ बताइए। भाग्य, मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो ब्रांड लोगों की पहुंच से बाहर है, उनकी जेब उसे लेने की गवाही नहीं देती। अगर हम उन्हें वही चीज़ उनकी रेट में दे दो, क्या वह बिकेगा? भाग्य किस बात पर सब एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं। भाग्य आगे कहता है, चलिए ठीक है कि छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली त्योहार पर अपने घर पर रसगुल्ले का डब्बा लाती है। पर प्रॉब्लम यहाँ होती है कि उस घर में जो बच्चा है उसे रसगुल्ले नहीं काजू कतली पसंद है। पिता अपनी बेटी को 1100 काजू कतली इसलिए नहीं देख दिला सकता क्योंकि उसके बजट में नहीं है। लेकिन अगर इतनी बड़ी मार्केट में सिर्फ एक दुकान ऐसी है जहां पर काजू कतली त्योहारों के टाइम पर सिर्फ 300 रुपये किलो मिले तो क्या वह बैगी? एक बोर्ड ऑफ मेंबर, लेकिन सर इस दुकान वाली का कितना नुकसान होगा? वो महंगी मिठाई को इतने सस्ते में बेचेगा, उसको बनाने में कितना सामान लगा होगा, कितनी मेहनत लगी होगी। भाग्य, बिल्कुल सही कहा आपने शर्मा जी, नुकसान तो होगा, पर वह कहते हैं ना, एक बिजनेसमैन एक छुपा हुआ जादूगर भी होता है। अगर मिठाई वाले ने अपनी मिठाई के रेट कम रखे हैं तो वो उस मिठाई की क्वांटिटी बढ़ा देगा। वह आज की डेट में जहां पर उस मिठाई के सिर्फ 85 डब्बे बेचता था, त्योहारों के टाइम पर उसकी मिठाई के 500 दिखेंगे और वह 500 बॉक्स उसे प्रमोट करेंगे उसके बिजनेस को और आगे बढ़ाने के लिए। एक बॉक्स 10 और कस्टमर को लेकर आएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारी कंपनी की जो न्यू कलेक्शन है उसकी प्राइस सबसे कम रहे, जिससे वह घड़ी एक मिडिल क्लास परिवार भी खरीद सकें। एक बाप अपनी बेटी को गिफ्ट कर सके, एक भाई अपनी बहन को तोहफे में दे सके, एक पत्नी अपने पति के लिए भेज सकें। हमारी इस साल की समर कलेक्शन वॉच सबसे लोएस्ट प्राइस की होंगी, 5000 में। 5000 की बात सुनकर वहां पर मौजूद सब लोग हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे और आपस में बातें करने लगे। तभी राहुल कहता है, राहुल, लेकिन ये तो बहुत ही कम प्राइस है। तुम्हें नहीं लगता इससे हमारी मार्केट वैल्यू कटेगी? मतलब हम एक ब्रांड है, एक इंटरनेशनल ब्रांड, तुम इसे इतनी सस्ते में कैसे बेच सकते हो? भाग्य, मैंने अभी अभी कहा ये सिर्फ एक मार्केटिंग प्लान है। जहां हम 50,000 की सिर्फ 50 वॉच निकालते थे, वहीं पर अब हम 5,000 की 5 के निकालेंगे। और यह मार्केटिंग प्लान हमारे फेस्टिवल सीजन को कवर करने में बहुत हेल्प करेगा। फेस्टिवल सीजन में हम अपने आधे से ज़्यादा पैसा सिर्फ प्रमोशन पर भेज करते थे, तो वहीं पर इस समय हम प्रमोशन पर कम इन्विटेशन करेंगे। सिर्फ एक बैनर और एडवर्टाइजिंग के थ्रू हम लोगों को ये बताएंगे कि हमारा न्यू कलेक्शन इस तरीके से मार्केट में आया है, तो फेस्टिवल सीजन में हमें एडवर्टाइजिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आइडिया थोड़ा रिस्की था लेकिन सबको काफ़ी पसंद आया था और भाग्य को पूरा भरोसा था कि श्री का बताया हुआ यह आइडिया उसके बिजनेस को इस साल हाई लेवल पर ले जाने में काफ़ी मदद करेगा। राहुल, भाग्य, अगर आपको लगता है कि यह आइडिया सच में वर्क करेगा तो हम सब इस पर काम करते हैं। वैसे इस प्रोडक्ट का नाम क्या होगा? राहुल के ये पूछने पर भाग्य को अपने और श्री के साथ के वो पल याद आते हैं और वह मुस्कान के साथ कहता है, द टाइम ऑफ लव। ये नाम सुनकर सबके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। राहुल भी हामी भरते हुए कहता है कि वो डिज़ाइन डिपार्टमेंट से जल्दी इसके डिज़ाइन के बारे में डिस्कशन करेगा।
सारे बोर्ड ऑफ मेंबर यहाँ से चले जाते हैं। भाग्य की केबिन में बस भाग्य और तभी ही रहते हैं। भाग्य राहुल से कहता है, डिज़ाइन डिपार्टमेंट से कहना कि वॉच का डिज़ाइन रेडी होते सबसे पहले मुझे दिखाएं। राहुल, वो सब तो ठीक है पर तुझे आइडिया आया कहाँ से? भाग्य एक मुस्कान के साथ, कहीं से भी आया हूँ तू आम खाना स्माइल। राहुल, देख इतना तो मुझे मालूम है कि यह आइडिया तेरे दिमाग का नहीं है, क्योंकि तूने कभी वॉच की प्राइस पर बात नहीं की है। तेरे लिए उनका डिज़ाइन मायने रखता था, प्राइस नहीं। आज पहली बार तूने प्राइस को लेकर बात करनी है, इससे तुम्हें इतना शोर हो गया हूँ कि यह आइडिया तेरा नहीं, कहीं राइवल कंपनी से तू नहीं मिला तुझे आइडिया? भाग्य, अरे नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, किसी और कंपनी से नहीं लिख किया है आइडिया। मानता हूँ यह मेरा आइडिया नहीं है पर जिसका भी है कमाल का है। राहुल, हाँ पर है किसका, मुझे भी तो नाम पता चले। भाग्य कुछ कहने को ही होता है, कितने में राहुल का फोन बजता है। राहुल स्क्रीन पर नाम देखता है तो उसके घर से उसकी वाइफ भी नहीं का फोन था। तभी अब फोन उठाकर साइड जाता है और विनी से कहता है, राहुल, हाँ बोलो। दूसरी तरफ से विनी, घर से मम्मी का फोन आया था, संडे को हमें घर जाना है। राहुल, हाँ तो चली जाना। विनी, मम्मी ने हम दोनों को बुलाया है, विक्कू की शादी की बात चल रही है, शायद रोका है संडे को। तू चुपचाप मेरे साथ चलो। राहुल, तुम्हारे भाई का रोका है तो मैं जाकर क्या करूँगा, मेरे पास बहुत काम है। पैसे चाहिए तो बता दो। विनी, राहुल मैंने जिंदगी में सिर्फ एक ही गलती की है, वह तुमसे शादी। जब मैं तुम्हारी फैमिली के लिए इतना कर सकती हूँ, क्या तुम मेरी फैमिली के लिए इतना भी नहीं कर सकते? तुम्हारे पेरेंट्स आते हैं तो उनके सामने बत्तीसी लेकर घूमती रहती हो ना, क्योंकि उन्हें लागत है कि हम दोनों हैप्पी मैरिड कपल है। तो क्या तुम मेरे घर चलकर लोगों को ये साबित नहीं कर सकते तो कि हम बहुत खुश हो? राहुल, दुखी तो तुम कहीं से नहीं लग रही होती हो, जाहिर सी बात है ऊपर से लेकर नीचे तक में लग कर जाओगी। तुम्हारे कपड़े और गहने को देखकर ही लोग समझ जाएंगे तुम बहुत खुश हो। और जहां तक बात रही तुम्हारे घर वालों के सामने तुम्हारी रेपुटेशन की, तो सगाई और शादी अटेंड कर लूँगा, पर फिलहाल मैं बहुत बिजी हूँ। हमारा नया कलेक्शन कैसा होगा इसी बात के लिए अभी अभी मीटिंग खत्म हुई है, इस समय मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। बाकी विवेक के लिए कोई गिफ्ट भेज दूंगा अच्छा सा। राहुल ये कहकर फोन रख देता है। विवेक और विनीता का जन थे। विवेक के बड़े पापा और बड़ी मम्मी विनीता के मम्मी पापा थे। विनीता के पापा को राहुल के साथ अपनी बेटी का एक अच्छा फ्यूचर नजर आया था। उन्हें मालूम था कि उनका दामाद उनकी बेटी को किसी चीज की कोई कमी नहीं होने देगा, इसलिए उन्होंने सब कुछ जानते हुए भी विनीता की शादी राहुल से करवा दी। पर विनीता को हमेशा से यही लगता था कि शायद वह अपने परिवार पर बोझ है, इसलिए उसके माँ बाप ने उसकी शादी एक अनाथ से करवा दी। हालांकि कभी विनीता को किसी चीज की कमी नहीं होने देता था, पर विनीता को ये सब सिर्फ एक नाटक नजर आता था। कभी भी इन सब को राहुल का प्यार नहीं समझती थी, बल्कि उसे यही लगता था राहुल ये सब सोसाइटी में अपना नाम और रुतबा बनाने के लिए कर रहा है। जस्ट 7 प्रो का रविवार के दिन सब श्री के घर पर इकट्ठा हुए थे। आज उनके साथ विनीता भी आई थी। सब लोग मिलकर श्री और विवेक की शादी की डेट निकालने की तैयारी कर रहे थे, पर विवेक के दिलों दिमाग पर तो कुछ और ही चल रहा था। थोड़ी देर बात करने के बाद श्री की मामा ने जूही को श्री को नीचे लाने को कहा। आज श्री ने हल्की पीले रंग की साड़ी पहनी थी और हमेशा की तरह सादगी में उसका चेहरा चांद की तरह चमक रहा था। विवेक ने एक नज़र उठाकर श्री को देखने तक की जहमत नहीं उठाई। उसके मन में तो जूही की बातें ही चल रही थी जो उसने श्री के लिए जहर की तरह डाली हुई थी। सब लोग बात कर रहे थे कि तभी कलावती ने बोला, भाई साहब आप जरा लड़का लड़की को भी आपस में बात कर लेने दीजिए, आखिर जिंदगी तुम दोनों ने साथ गुजारनी है। विवेक के बड़े पापा ने सहमति जताते हुए विवेक से कहा कि वह श्री से अकेले में बात कर ले। विवेक इस समय अपने फैमिली प्रेशर में था, इसीलिए उसने कुछ भी नहीं कहा और वह चुपचाप छत की तरफ चला गया। मामा जी ने जूही को कहा कि वह श्री को छत तक छुड़ा आए।
जूही ने आज सूट सलवार पहना था क्योंकि उसे विवेक के सामने अच्छे होने का नाटक करना था। जूही श्री को छत की तरफ ले जाती है जहां विवेक पहले से बैठा हुआ था। वो श्री को छत के दरवाजे पर छोड़कर दरवाजे के पीछे छुपकर उनकी बातें सुनने लगती है। अब जाके कहीं विवेक ने श्री को देखा था। एक पल के लिए तो उसे लगा जैसे कि जूही ने सब झूठ कहा हो, क्योंकि श्री का मासूम सा चेहरा देखकर कोई यह नहीं कहेगा कि जूही ने जो कहा था वह सच है। पर अगले ही पल विवेक ने अपने ही ख्यालों को खुद नजरअंदाज कर दिया, ये कहकर कि जूही उसकी बहन है, वो क्यों उसके बारे में झूठ बोलेगी, वह श्री को सबसे बेहतर जानती है। विवेक और श्री आमने सामने कुर्सी पर बैठे थे, पर विवेक ने अभी तक एक शब्द नहीं कहा था। श्री को लगा उसी को बात शुरू करनी होगी, इसीलिए उसने शुरुआत से ही पूछ लिया, आपकी हॉबीज क्या है? विवेक ने श्री की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और इधर उधर ध्यान देते हुए बोला, फुटबॉल खेलना, क्रिकेट खेलना और म्यूजिक सुनना। श्री, आपको मुझसे कुछ पूछना है? विवेक, नहीं। श्री को ये बात थोड़ी अजीब लग रही थी। वो विवेक से बात करना चाहती थी ताकि अपने आने वाले भविष्य के बारे में खुलकर बातें कर सके, पर विवेक ने तो एक शब्द में ये कह दिया कि उसे उससे बात ही नहीं करनी है। विवेक, अगर आपको पूछना हो गया तो क्या हम नीचे चले? श्री चौंक जाती है। विवेक ने उसे एक शब्द नहीं पूछा था, जैसे वो श्री के बारे में कुछ जानना ही नहीं चाहता था। पर उसे लगा शायद वह अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। जाहिर सी बात है, या अरेंज मैरिज थी तो इस पर ऐसा होना स्वाभाविक था। श्री ने अपना सर हमें हिलाया और दोनों नीचे की तरफ निकलिए। श्री जैसे ही सीढ़ी से नीचे उतरी, विवेक नीचे जाने को हुआ, इतने में जूही ने उसका हाथ खींचकर पीछे की तरफ ले गई। विवेक ने जूही को देखा जो सूट सलवार में सच में अच्छी लग रही थी। जूही को देखकर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और उसने जूही को देखकर पूछा, विवेक, जूही तुम क्या कर रही हो? जूही थोड़े गुस्से में विवेक से कहती है, मुझे लगा मेरी बहन की सच्चाई जाने के बाद तुम यहाँ आओगे तक नहीं, पर तुम तो यहाँ बारात लेकर आए हो। क्या तुम सच में श्री से शादी करने वाली हो? विवेक, मैंने अपने परिवार को समझाने की बहुत कोशिश की, पर वह तो कुछ समझ नहीं, कोई तैयार नहीं। बड़े पापा का तो ये कहना कि श्री से ज्यादा अच्छी लड़की पूरी दुनिया में नहीं है। अब तुम ही बताओ मैं भी कैसे समझाऊं? जूही, मना कर दो शादी के लिए। कह दो कि तुम किसी और से प्यार करते हो। विवेक, मैं चाह के भी बड़े पापा को मना नहीं कर सकता। हमारे घर में कोई भी उनकी बातों के खिलाफ नहीं जाता, और अगर मैंने उनसे कह भी दिया कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ तो वह सबसे पहले मुझसे कहेगी कि मैं उन्हें उस लड़की से मिलवा हूँ जिसे मैं प्यार करता हूँ। अब बताओ किससे मिलवा लूंगा मैं? जूही विवेक का हाथ पकड़ के, मुझसे। विकास ये सुनकर चौंक जाता है। जूही मासूम सा चेहरा बनाकर आगे कहती है, हाँ विवेक, मैं सच कह रही हूँ, जब से तुम्हें मिली हूँ मैं सच में तुम्हें बहुत चाहने लगी हूँ। मुझे नहीं पता ये प्यार कब हुआ, लेकिन अब जब हो गया तुम्हें से छुपा नहीं पा रही हूँ। विवेक, अगर तुमने मुझे नहीं अपनाया ना तो मैं सच में अपनी जान दे दूंगी। विवेक जूही के दोनों हाथों को पकड़कर उसे अपने पास करते हुए कहता है, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? जूही, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जब से तुम्हें पहली बार देखा था तब से बस तुम्हें ही पसंद करने लगा हूँ। जूही, तो चलो नीचे चलकर सबको बता देती है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और तुम्हें श्री से शादी नहीं करनी। विवेक, ये इतना आसान नहीं होगा जूही। बड़े पापा के दिलो दिमाग पर श्री कुछ इस कदर छाई हुई है कि वो हर किस रिश्ता तोड़ने नहीं देंगे। अगर मैंने उनके सामने जबरदस्ती की तो हो सकता है कि वो मुझे घर से भी निकाल दे। जूही अपने मन में सोचने लगती है, ओ गॉड, घर से निकाल देंगे? अगर इसके घर वाले से घर से निकाल देंगे तो कहीं ऐसे ना हो कि यह हमारे घर पर आकर रहे। कहाँ मैं इसके महलों में जाने की सोच रही हूँ और कहाँ यह मेरे झोपड़ी में आ जाए घर जमाई बनकर। नहीं जूही, कुछ और सोच। जूही, तुम्हारा परिवार है, वो तुमसे प्यार करता है, तुम एक बार बात तो करो, हो सकता है कुछ हल निकल आए। और जब तुमसे ये कहोगे कि तुम मुझसे प्यार करते हो तो वो खुद ही इस रिश्ते से मना कर देंगे। तुम एक बार कोशिश तो करो।
विवेक, शायद तुम सही कह रही हो, मैं एक बार बड़े पापा से बात करके देखता हूँ। नीचे श्री सबके साथ बैठ जाती है। श्री के मामा जी धीरे से श्री का हाथ पकड़कर उसे उसका जवाब मांगते हैं। श्री हल्के से अपना सर हमें हिलाती है। वो अपने मामा जी को इस रिश्ते की मंजूरी दे देती है। श्री की हाँ, बाकी सब लोग बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाने लगते हैं। इतने में विवेक जूही के साथ नीचे आता है और अपने बड़े पापा की तरफ देखते हुए कहता है, विवेक, बड़े पापा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, 2 मिनट बाहर आइए। विवेक के बड़े पापा विवेक की बात सुन के उठकर वहां से चले जाते हैं। विवेक उनसे कहता है, विवेक, बड़े पापा, नो डाउट श्री बहुत अच्छी लड़की है, पर शायद मैं उसके लिए सही जीवन साथी नहीं हूँ। मैं अभी भी कह रहा हूँ बड़े पापा, मुझे इस रिश्ते में मत बांधिए। बड़े पापा, विवेक, ये तुम्हारा बचपना है, तुम समझ नहीं रहे हो। ये बाल मैंने धूप में सफ़ेद नहीं किए हैं। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ मेरे बच्चों के लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं। विनीता को देख लो, उसकी शादी मैंने राहुल से करवाई है। आज की तारीख में वो खुश नहीं है। क्या उसके पास किसी चीज़ की कमी है? विवेक, बड़े पापा, मुझे नहीं पता दीदी, जीजा जी के साथ कितनी खुश है कितनी नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। बड़े पापा, मैं किसी और को पसंद करता हूँ। बड़े पापा, जूही को। विवेक शौक हो जाता है। बड़े पापा एक फीकी सी मुस्कान के साथ, बेटा, पसंद करने में और जिंदगी साथ गुजारने में जमीन आसमान का फर्क है। जब माँ बाप बच्चों को कड़वी दवाइयाँ देते हैं तो उन बच्चों को अपने माँ बाप उस समय बहुत बुरे लगते हैं, पर जब वो दवाइयाँ उनकी बीमारी पर सही इलाज करती है तब उन्हें पता चलता है कि उनके माँ बाप उनके लिए गलत फैसले नहीं लेते। और जहाँ तक बात नहीं जूही की, उस लड़की में उड़ने की इच्छाएं हैं, उसके पैर जमीन पर नहीं है। और जो लोग उड़ने की ख्वाहिश रखते हैं वो अपना आशियाना नहीं बना सकते। आशियाना बनाने के लिए ठहराव होना चाहिए, जो श्री में है। इसलिए अपना बचपना बंद करो, उसको अंदर चलो, रोके की तैयारी हो रही है। विवेक समझ गया था कि उसके बड़े पापा से बात करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसने सीधे शब्दों में इस रिश्ते के लिए विवेक को जैसे मजबूर ही कर दिया था। विवेक अंदर आता है तो देखता है कि रोके की तैयारियां ऑलमोस्ट हो चुकी है। श्री को एक कुर्सी पर बैठाया गया है और उसके साथ वाली कुर्सी पर विवेक को बैठने के लिए कहा जा रहा है। विवेक एक नज़र जूही को देखता है। जूही अपनी आंखों में घड़ियाली आंसू लेकर विवेक को देख रही होती है और जैसे कि दोनों की नज़रें मिलती है, जूही वहां से अपने रूम में चली जाती है। विवेक एक अफसोस के साथ अपनी आंखें बंद कर देता है और जाकर श्री के साथ बैठ जाता है। कुछ ही देर में श्री और विवेक का रोका हो जाता है। सब लोग बहुत खुश होते हैं। श्री के लिए यह शादी सिर्फ उसके मामा जी की खुशी थी। जब अपने मामा जी को इस रिश्ते से खुश देखती है तो उसके मन में भी इस रिश्ते को निभाने की इच्छा जाग उठती है। चैत, राहुल और विनीता की लड़ाई। दूसरी तरफ भाग्य अपनी विला में था। वैसे तो इतने बड़े अकेले घर में आना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए ज़्यादातर वक्त वो ऑफिस में ही रहा करता था। यहाँ पर कुछ लोग नाइट शिफ्ट करते थे। भाग्य को अकेला फील नहीं होता था, वह भी रात भर ऑफिस में ही जागकर अपनी रातें काली किया करता था। उसे इतना बड़ा अकेला घर काटने को दौड़ता है। आज वह बेमन से अपने घर आया था। भाग्य सोफे पर बैठा लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था। इतने में उसके पास 60 वर्षीय एक महिला आती है और उससे एक कहती है, मालिक, खाना तैयार है। भाग्य उस महिला की तरफ देखता है और उससे कहता है, यशोदा आंटी, कितनी बार कहा है, आप मुझे मालिक मत बुलाया कीजिए। मैं आपकी बेटे की उम्र का हूँ, आप मुझे भाग्य कहकर ही बुलाए। यशोदा, जानती हूँ कि आप मेरे बेटे की उम्र के हैं, पर है तो मेरे मालिक ही ना। आपका नमक खाया है, आपका नाम कैसे ले सकती हूँ? भाग्य, बिल्कुल वैसे ही जैसे यशोदा माँ अपने कृष्ण का नाम लेती थी। फिर एक उतरे हुए उदास चेहरे के साथ पेंसिव फेस, मुझे तो ये भी नहीं पता मेरी कोई माँ है भी या नहीं, पर आपका नाम तो यशोदा है ना, तो क्या आप मुझे अपना बेटा नहीं मान सकती? यशोदा, बिल्कुल मान सकती हूँ, अब बिल्कुल मेरे बेटे जैसे ही हो, और आज इसी नाते आपसे कहती हूँ, भाग्य बेटा, शादी कर लो।
यशोदा आंटी के मुंह से शादी शब्द सुनते ही एकाएक भाग्य के सामने श्री का चेहरा आ जाता है। ना चाहते हुए भी उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। यशोदा कहती है, बेटा आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, बाहर वाले ही रहते हैं। आप भले ही कितना ही उन्हें अपना मानो, पर वो आपकी हो नहीं जाते हैं। अपनी उम्र और तजुर्बे के हिसाब से कह रही हूँ। इस घर को और आपकी जिंदगी को संभालने के लिए आपको जीवन साथी की जरूरत है। मेरी इस बात पर गौर कीजिएगा। भाग्य मुस्कुराकर अपना सर हमें हिलाता है। यशोदा, और हाँ बेटा मुझे कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए। इस बात पर भाग्य उन्हें सवाली नजरों से देखता है। यशोदा कहती है, वो मुझे कुछ दिनों के लिए गांव जाना है। मेरी बेटी की डिलीवरी का टाइम नजदीक आ रहा है और इस वक्त उसके पास कोई नहीं है। बच्चा होते ही मैं तुरंत वापस आ जाऊंगी। भाग्य, जल्दी आने की कोई जरूरत नहीं है आंटी, आप आराम से आइएगा। फिर अपनी कोट से नोटों का एक बंडल निकालते हुए आंटी के हाथ में देते हुए कहता है, ये कुछ पैसे रखें, काम आएंगे। यशोदा आंटी पिछले 3 साल से भाग्य के लिए खाना बनाती थी। यहीं पर काम करते करते उसने अपनी बेटी की शादी गांव में करवाई थी। यशोदा दिल से चाहती थी कि भाग्य की जिंदगी संवर जाए और उसके जिंदगी में कोई अच्छी सी लड़की आ जाए, जो उसके परिवार की कमी को पूरा कर सके। वैसे तो यशोदा भी उसे अपनी बेटे की तरह ही मानती थी, पर वो अच्छे से जानती थी कि वह इस घर में एक नौकर है। दूसरी तरफ श्री के घर में श्री की आंखों से नींद नागवार थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि आज उसका रुका हो गया और कुछ ही दिनों में उसकी सगाई है और अगले महीने शादी। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि उसे कुछ सोचने समझने का समय ही नहीं मिल रहा है। हालांकि मामाजी बहुत खुश है। श्री के लिए इतना ही काफ़ी है, उसके मामाजी खुश है। पर उसे विवेक से बात करनी थी। उससे पूछना था कि क्या उसे शादी के बाद जॉब करने की इजाज़त देगा। श्री अपनी अलमारी में जाती है और वहां से एक पुराना सा बैग निकालती है। उस बैग में से वह एक चुनरी बाहर निकालती है। उसे देखकर श्री की आंख में पानी भर आता है। ये उसकी माँ की शादी की चुनरी थी। श्री ने डिसाइड किया कि अपनी शादी वाले दिन वह यही चुनरी पहनेगी, जिससे उसकी माँ का आशीर्वाद उसके साथ रहे और वह अपनी नई जिंदगी की शुरुआत उनके आशीर्वाद के साथ कर सकते हैं। रात के करीब 11 बजे राहुल अपने घर पहुंचता है। विनीता इस समय लिविंग हॉल में बैठे हुए कोई मैगजीन पढ़ रही थी। राहुल आते ही वो उसे देखती है। राहुल अपना लैपटॉप बैग सोफे पर रखता है और अपने टाई की नॉट ढीली करते हुए विनीता से कहता है, राहुल तुम अब तक जाग रही हो? विनीता, हाँ क्योंकि मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। राहुल, कोई जरूरी बात थी तो मुझे फ़ोन पर बता देती। विनीता, हर बात फ़ोन पर बताने के लिए मैं तुम्हारी कोई रिश्तेदार नहीं हूँ। कुछ बातें आमने सामने हो तो ही बेहतर है। राहुल एक व्यंग से मुस्कान के साथ कहता है, सही कहा, तुम मेरी कौन सी कुछ लगती हो। खैर छोड़ो, बोलो क्या बात है। विनीता मैगजीन पटकते हुए कहती है, क्या तुम मुझसे ठीक से बात नहीं कर सकते? राहुल, ठीक ही तो बात कर रहा हूँ, और कैसे बात करते हैं? विनीता एंग्री, राहुल जितने मजबूर तुम हो इस रिश्ते में उतनी मैं भी हूँ। अगर तुम अपने पेरेंट्स की वजह से मुझसे अलग नहीं हो सकते तो मैं भी अपने पेरेंट्स की वजह से तुमसे अलग नहीं हो सकती। एंग्री राहुल, विनी मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे तुमसे अलग होना है। वह तुम हो जिसे हर बार अलग होने की बात कही है। मैं शांति से बस अपनी जिंदगी जीना चाहता हूँ। ऐसा लगता तुम्हारे रहते वह शांति मुझे मिलेगी नहीं। पाउटिंग एंग्री विनीता, हाँ तो जाओ ना, अपने दोस्त की तरह तुम भी कई रातों तक घर मत आया करो। जाहिर सी बात है दोनों हो भी तो एक जैसे ही एंग्री। राहुल, विनीता तुम्हें जो कहना है वो मुझे कहो, पर खबरदार जो भाग्य को बीच में लाई दो। मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। विनीता, हाँ उसकी बुराई क्यों सुनोगे तुम? वह भी तो तुम्हारी ही तरह है, दूसरों के टुकड़ों पर पलने वाला। तुम्हारी गोदी लिए हुआ माँ बाप ने अगर उसे ना पढ़ाया होता, ना आज इतनी बड़ी कंपनी का मालिक ना होकर किसी घड़ी की दुकान में काम कर रहा होता। एंग्री, और तुम्हें अगर उन लोगों ने गोद नहीं लिया होता ना तो तुम भी सड़क पर होते।
एहसान मानो मेरे पापा का, जो तुम्हारी गोद लिए हुए पापा के दोस्त थी। दोस्ती निभाने के लिए मुझे दांव पर लगा दिया और मुझे तुम्हारे साथ बांध दिया। ये भी नहीं सोचा कि पता नहीं किसका गंदा खून है तुम्हारे अंदर। पाउटिंग। अचानक से राहुल का हाथ उठने को होता है और वह चिल्लाते हुए कहता है, विनीता। पर वो अपना हाथ बीच में ही रोक लेता है। पाउटिंग। विनीता एकटक राहुल और उसके हाथ को देख रही होती है। अचानक से विनीता हंसते हुए कहती है, रुक, क्यों गए? मारो। मार ही तो सकते हो, इसके अलावा और क्या करोगे? राहुल अपना हाथ झटकता है और एक निराशा के साथ घर से बाहर आ जाता है। पेंसिव फेस। राहुल कभी भी विनीता पर हाथ नहीं उठाना चाहता था। वह तो उसके साथ अपनी दुनिया बसाना चाहता था, जहां पर वह उसके साथ एक छोटा सा संसार बना सके, जहां वह हो, विनीता हो और उसकी खुशहाल जिंदगी हो। पर शायद भाग्य सही कहता है, खुशहाल जिंदगी का सपना देखना किसी अनाथ के लिए सपने जैसा ही है। पेंसिव फेस। पेंसिव फेस। राहुल अपनी गाड़ी में था। उसे नहीं पता वह कितनी देर से घर से निकला हुआ था, पर वह इस समय सुनसान सड़क पर अपनी गाड़ी भगाए जा रहा था। विनीता से लड़ाई के बाद अक्सर यूं ही गाड़ी लेकर घर से निकल जाता था। एक सुनसान हाईवे पर उसने गाड़ी रोक दी और यूं ही सीट पर अपना सर टीका की आंखें बंद करे अपनी किस्मत को कोस रहा था। भाग्य की तरह उसकी जिंदगी में परिवार के प्यार की कमी नहीं थी। माँ, बाप, बहन, दोस्त जैसा भाई, सब था उसके पास। वह तो खुद को नसीब वाला समझता था कि उसे यह खुशी मिली जो कि कई लोगों को नसीब तक नहीं होती। पर हर बार विनीता उसके इस सपने को तोड़ देती है कि वो उसका अपना परिवार नहीं है। पेंसिव फेस। राहुल अपनी ही सोच में घूम था, इतने में उसका फोन बजता है। वह देखता है तो विनीता के पापा की कॉल थी। विनीता के साथ उसके रिश्ते चाहे जैसे भी हो, विनीता के पापा उसे अपने दामाद की तरह पूरा मान सम्मान देते थे, इसलिए वह उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता था। राहुल ने कॉल रिसीव की। राहुल, नमस्ते पापा। विनीता के पापा, नमस्ते बेटा, कैसे हो तुम? राहुल, मैं ठीक हूँ पापा, आप कैसे हो और घर में सब कैसे हैं? विनीता के पापा, घर में भी सब ठीक है। वैसे तो विनी ने तुम्हें बता दिया होगा, फिर भी घर के दामाद हो, तुम्हें ये बात हमें खुद बताना जरूरी समझा। राहुल, कौन सी बात पापा? विनीता के पापा, विनीता ने तुम्हें कुछ बताया नहीं क्या? राहुल उन्हें अपनी और विनीता की लड़ाई के बारे में कुछ नहीं बता सकता था, इसलिए उसने बात घुमाते हुए कहा। राहुल, पापा ऑफिस में काम ज्यादा था ना, इसलिए मैं अभी तक घर नहीं पहुंचा, रास्ते में ही हूँ। कोई जरूरी बात है क्या? विनीता के पापा, हाँ बेटा, तुम्हें बताना था कि विवेक का रिश्ता तय हो गया है। अगले हफ्ते सगाई है और अगले महीने की 12 तारीख को शादी। 9 सगाई। सबकी जिंदगी अपने अपने तरीके से चल रही थी। राहुल और विनीता एक घर में तो रहती थी, पर जितना हो सके एक दूसरे को नज़रअंदाज करना ही बेहतर समझ रहे थे। भाग्य ने श्री के साथ अपनी मुलाकात को एक हसीन ख्वाब समझकर भुला दिया था। श्री के घर पर उसकी सगाई की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। जूही और विवेक छुप छुप कर मिलने लगे थे और जूही विवेक को मैनिपुलेट करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। जितना हो सके विवेक के सामने खुद को अबला बेचारी और उसके प्यार में गिरफ्तार दिखाना चाह रही थी, जिससे विवेक जूही से शादी कर ले। देखते देखते सगाई का दिन आ गया। आज शाम को सगाई थी। विवेक कहीं से भी खुश नजर नहीं आ रहा था, पर अपने पापा के आगे वह कुछ नहीं बोल पा रहा था, पर छुपकर जूही के साथ मैसेज में बात कर रहा था। जूही विवेक को मैसेज करती है, जूही, विवेक तू मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? विवेक, जूही ट्राई टू अंडरस्टैंड, बड़े पापा के खिलाफ नहीं जा सकता। जूही, ठीक है मत जाओ, अपने बड़े पापा के खिलाफ एक काम करो, मुझे कहीं से थोड़ा सा जहर ला दो। विवेक, जूही क्या बचपना है ये? जूही, और नहीं तो क्या, अपने प्यार को अपने सामने किसी और का होते हुए नहीं देख पाऊंगी मैं। इससे अच्छा तो अपनी जान दे दूं। विवेक, जूही मेरे लिए हालात इतनी मुश्किल मत करो कि मैं उन्हें संभाल ना पाऊं। मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूं, पर इस समय जैसे कि सब कुछ मेरे हाथ से निकला जा रहा है।
मुझे समझ में ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। शाम को सगाई है, मैं नहीं करना चाहता ये सगाई, पर पापा के सामने कुछ कहने की मेरी हिम्मत नहीं है। जूही, हाँ तो तुम ही बताओ मैं क्या करूं। आज तुम्हारी सगाई श्री से हो जाएगी और कुछ समय बाद तुम दोनों की शादी हो जाएगी, फिर तो मेरे जीजा बन जाओगे। फिर तो चाहकर भी हम एक नहीं हो पाएंगे। मैं तुम्हें एक बात साफ साफ कह देती हूँ विवेक, अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की ना तो मैं सच में अपनी जान दे दूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। पेंसिव फेस। विवेक जूही का मैसेज पढ़कर परेशान हो गया था। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह अब आगे क्या करें। उसके चेहरे की हरारत विनीता ने नोट कर ली थी। वह विवेक के पास आती है और उससे पूछती है, विनीता क्या बात है? विवेक थोड़े परेशान नजर आ रहे हो। विवेक, कुछ नहीं दीदी, वो बस घर में इतना सारा शोरगुल है ना तो थोड़ा सर में दर्द हो गया। विनीता, विवेक तुम इस शादी से खुश तो हो ना? विवेक, आप ऐसा क्यों पूछ रही है? विनीता, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम कोई भी फैसला जोर जबरदस्ती से लो जैसे मैं नहीं लिया। विवेक, दीदी आपके और जीजू के बीच सब ठीक तो है ना? विनीता अपने घर के पर्सनल प्रॉब्लम यहाँ नहीं शेयर करना चाहती थी। उसके मायके में यही लगता था कि वह बहुत खुश है, और वह भी यही बताती थी कि उसे अपने ससुराल में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, इसीलिए वह मुस्कुराते हुए कहती है। विनीता स्माइल, अरे हाँ, मेरी और तेरी जीजू के बीच में सब ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, बस घर में छोटी मोटी तकरार तो होती रहती है। विवेक, दीदी जीजू नहीं आया आपके साथ? विनीता, वो शाम को आएंगे, ऑफिस में काम ज्यादा है ना, तो सीधे सगाई पर पहुंचेंगे। दूसरी तरफ भाग्य के ऑफिस में भाग्य अपना काम कर रहा होता है। तभी राहुल केबिन में अंतर होता है और उससे कहता है, राहुल तू शाम को क्या कर रहा है? भाग्य लैपटॉप में उंगलियां चलाते हुए बिना राहुल की तरफ देखे उसे कहता है, वही जो कल शाम को कर रहा था, ऑफिस का काम। राहुल, अगर कोई जरूरी काम नहीं है तो चलना मेरे साथ। भाग्य राहुल की तरफ देखते हुए एक कोल्ड लुक के साथ पूछता है, कहाँ जाना है? राहुल, मेरे साले की सगाई है शाम को, उसके फंक्शन में जाना है। भाग्य वापस से अपना काम करते हुए कहता है, मैं वहां जाकर क्या करूंगा? राहुल, यार मेरे साथ चल दे, मैं उस पार्टी में अकेले नहीं जाना चाहता। भाग्य, तो अकेला कहाँ होगा, तेरे ससुराल वाले होंगे ना वहां पर। और वैसे भी तू जानता है विनीता मुझे कुछ खास बस नहीं करती। वहां पर बिन बुलाए जाऊंगा, वह फालतू में कोई तमाशा कर देगी। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से कोई तुझ पर उंगली उठाए। राहुल, यार वहां विनीता की फैमिली भी होगी, वहां कुछ नहीं करेगी, और अगर उसे कुछ बोलना भी होगा तो वह मुझे कहेगी, तुझे नहीं। प्लीज यार चलना मेरे साथ। भाग्य, राहुल जिद मत कर, वैसे भी मैं इनवाइटेड नहीं हूँ, ऐसे बिन बुलाए कहीं जाना मुझे सही नहीं लगता। राहुल, अरे मेरे साले की सगाई है, मैं दे तो रहा हूँ तुझे इनविटेशन, मेरे साथ चल रही यार, तुझे लेकर जाऊंगा तो कोई बहाना बनाकर जल्दी वहां से निकल पाऊंगा। भाग्य, जब इतनी प्रॉब्लम है तो जा ही क्यों रहा है? राहुल, रिश्तेदारी निभानी होती है, बस फॉर्मेलिटी के लिए जा रहा हूँ, शक्ल दिखाकर वापस आ जाऊंगा। वैसे भी मैं वहां पर विनीता के लिए नहीं, उसकी फैमिली के लिए जा रहा हूँ। उसके पापा बहुत अच्छे हैं, उन्होंने कभी मुझे दामाद नहीं समझा, हमेशा अपने बेटे की तरह प्यार किया है, बस उनके लिए जा रहा हूँ। प्लीज यार चल देना मेरे लिए, तुझे मेरी कसम है। भाग्य, फ्लश्ड एंग्री। शाम का वक्त, सगाई का वेन्यू। कुमुद मामी जूही को एक कोने में ले जाकर उससे पूछा भी है कि क्या उसने विवेक से बात की। क्या कहा विवेक ने? जूही ने बताया कि विवेक अपने परिवार के खिलाफ नहीं जा सकता। कुमुद मामी, डरपोक कहीं का, अपने बाप के सामने कुछ बोलने की हिम्मत नहीं है। जूही, माँ कुछ करो, थोड़ी देर में सगाई है। कुमुद मामी, अरे बस सगाई तो है, तू टेंशन मत ले, शादी तो तेरी होंगी विवेक के साथ। दोनों माँ बेटी अपने षड्यंत्र रच रहे थे और वहीं दूसरी तरफ श्री को तैयार किया जा रहा था।
आज श्री ने गुलाबी रंग का लहंगा पहना था और उस पर नीले रंग का दुपट्टा लिया था जो उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहा था। विवेक और उसका परिवार जब सगाई वाली जगह पर पहुंचे, श्री के मामा जी खुद उनका स्वागत करने के लिए आ गए। इस सगाई में बस करीबी रिश्तेदार और कुछ मेहमान ही मौजूद थे। विवेक स्टेज पर जाकर बैठ जाता है। मामा जी जूही की तरफ देखते हैं और कहते हैं, जूही बेटी जाओ श्री को लेकर आओ। विवेक जूही को देखता है तो उसके चेहरे पर एक निराशा की झलक नजर आती है। जूही भी आज काफी खूबसूरत लग रही थी, उसने भी हल्की रंग का लहंगा पहना था। विवेक के बड़े पापा विनीता की तरफ मुड़ते हैं और उससे कहते हैं, विनीत बेटा दामाद जी अभी तक नहीं आए। पहले तो विनीता मन में यही सोचती है कि अच्छा है कि वो इस फंक्शन में नहीं आए तो फिर उनसे कहती है, पापा आते ही होंगे। इतने में विनीता की मम्मी कहती है, लो दामाद जी आ गए। सबकी नज़र दरवाजे पर जाती है जहां पर राहुल भाग्य के साथ अंदर आ रहा होता है। राहुल के हाथ में गिफ्ट का एक बॉक्स होता है और भाग्य के हाथ में एक फूलों का बुके। राहुल और भाग्य दोनों विवेक के पास आते हैं। विवेक राहुल के पास जाकर उसे गले लगता है तो कभी उसे कहता है, मुबारक हो साले साहब। विवेक, थैंक यू जीजू। भाग्य विवेक को बुके देते हुए कांग्रेचुलेशन से कहता है। विवेक बुके लेता है और उन्हें थैंक यू कहता है। विवेक के बड़े पापा आते हैं, राहुल उनके पैर छूता है, वो उसके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हैं। इतने में पंडित जी कहते हैं कि सगाई का मुहूर्त हो गया है, कन्या को बुलाएं। विवेक की फैमिली एक तरफ हो जाती है। भाग्य सामने एक टेबल पर बैठकर फंक्शन देख रहा होता है। विनीता धीरे से राहुल से कहती है, इसे साथ लाने की क्या जरूरत है? राहुल, वो मेरे साथ आया है, मेरा गेस्ट है, कोई भी ऐसी वैसी हरकत मत करना। विनीता घूरकर कभी को देखती है और कहती है, मैं तुम दोनों के चक्कर में अपने भाई का फंक्शन नहीं खराब करूंगी एंग्री। राहुल विनीता को देखता है और एक स्माइल के साथ कहता है, सामने देखो दुल्हन आ रही है। विनीता सामने देखती है तो जूही श्री को लेकर आ रही होती। सबकी नज़र इस समय श्री पर होती है, पर भाग्य अपने फ़ोन में मेल चेक कर रहा था इसलिए उसने श्री को नहीं देखा। श्री स्टेज पर आती है और विवेक के साथ खड़ी हो जाती है। अचानक भाग्य अपना सर उठाकर स्टेज पर दुखता है, फिर अपना फ़ोन देखने लगता है, पर जैसे ही उसे रियलाइज हुआ कि उनसे श्री को देखा है, वो अपनी नज़रें फिर स्टेज पर करता है। फ्लश्ड 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 चटेन। भाग्य को होश नहीं। भाग्य को कोई धोखा नहीं हुआ था, ये सच में श्री ही थी। भाग्य हैरानी के साथ स्टेज की तरफ देख रहा होता है। फ्लश्ड। वहाँ पर श्री विवेक के साथ खड़ी थी, इसका मतलब दुल्हन श्री है। पेंसिव फेस। 2 ही बार तो मिला था वह श्री से। एक बार यूं ही मंदिर के बाहर उसे देख लिया था और दूसरी बार कॉफी शॉप में। वह तो उसे ठीक से जानता भी नहीं है, फिर क्यों आज इसकी सगाई होता देख भाग्य को अजीब सी बेचैनी हो रही है। सगाई की अंगूठियां श्री और विवेक के पास लाइए। सबसे पहले श्री ने विवेक को अंगूठी पहनाई। विवेक ने सगाई की अंगूठी ली पर वह श्री को पहना नहीं पा रहा था। उसकी माँ ने कहा, विवेक बेटा श्री को अंगूठी पहनाओ। विवेक ने नजरें उठाकर श्री के पीछे खड़ी जूही को देखा, जो अपनी आंखों में घड़ियाली आंसू लेकर एकटक विवेक को देख रही थी। जूही को देखते देखते अचानक से विवेक के हाथों से अंगूठी छूट जाती है और वह अंगूठी रोल करते करते सीधी भाग्य के पैर के पास जाकर गिरती है। सबकी नज़र उधर चली जाती है। श्री भी भाग्य को अपने सामने देखा थोड़ी सी हैरान होती है। फ्लश्ड। श्री अपने मन में कहती है, ये तो वही कॉफ़ी शॉप वाला आदमी है जो मुझे उस दिन मिला था, पर यहाँ क्या कर रहा है? ये कहीं विवेक जी की तरफ से मेहमान तो नहीं है? फ्लश्ड। अगर इन्होंने किसी को बता दिया कि उस दिन मैंने गलती से विवेक समझ के इनसे बात कर ली तो कहीं विवेक जी का परिवार मुझे गलत ना समझना। भाग्य ने झुककर अपने पैर के पास से अंगूठी उठाई और स्टेज की तरफ आ गया। उसने श्री को देखते हुए वह अंगूठी विवेक की तरफ बढ़ा दी। वह सब भाग्य को ही देख रहे थे, जाहिर सी बात है उसकी पर्सनैलिटी ही कुछ ऐसी थी।
जूही के मुंह से तो लार टपक रही थी। अब उसका ध्यान विवेक से हटकर भाग्य पर चला गया। उसने अपने मन में कहा, कितना हैंडसम आदमी है, काश विवेक की जगह ये होता और मैं इसे इम्प्रेस कर रही होती। भाग्य अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। सब ने विवेक से कहा कि वह श्री को अंगूठी पहना है। विवेक का ध्यान जूही पर था, जिसका ध्यान अब विवेक पर नहीं भाग्य पर था। स्मक विवेक ने श्री का हाथ मांगा। श्री ने नजर घुमा के भाग्य को देखा, जो बिल्कुल कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ सामने बैठा था, और उसने धीरे से अपना हाथ बढ़ा दिया। विवेक ने श्री को अंगूठी पहनाने, और इसी के साथ ही पूरे हॉल में तालियों की गूंज सुनाई देने लगी। फंक्शन खत्म होने के बाद सब अपने घर चले गए। विनीता अपने मम्मी पापा के साथ उनके घर पर ही रहने वाली थी शादी तक। राहुल और भाग्य कार में थे। राहुल कार ड्राइव कर रहा था और भाग्य की नज़र सामने थी, जहां पर एक वेडिंग कार्ड रखा था, जिस पर लिखा था विवेक वेड्स श्री। ये कार्ड भाग्य को विवेक की फैमिली की तरफ से मिला था। विवेक के पापा ने उनसे स्पेशली रिक्वेस्ट की थी कि वह शादी में जरूर आएं। राहुल बोला, अच्छा था ना फंक्शन। राहुल ने देखा भाग्य की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। राहुल ने भाग्य के कंधे पर हाथ रखा। अचानक से जैसे भाग्य होश में आया और राहुल की तरफ देखते हुए कहा, हाँ, कुछ कह रहा था। राहुल, क्या हो गया तुझे, ऐसे अजीब हरकतें क्यों करता है? भाग्य, मुझे क्या हुआ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। राहुल, ठीक तो है पर ठीक लग नहीं रहा। चल छोड़, ये बता कहाँ जाना है? भाग्य, तू घर जा, मैं ऑफिस जाऊंगा। राहुल, रात के 2 बजे बज रहे हैं। मेरी मान तो दोनों घर चलते हैं, आराम से सोएगे। भाग्य, तू जानता है मुझे नींद नहीं आती घर में। राहुल, किसी लड़की को बुलाऊं? भाग्य, नहीं। राहुल, अच्छा चल ठीक है, तू घर नहीं आना चाहता ना सही, पर ऑफिस भी नहीं जाना इस समय। हम दोनों कहीं ऐसी जगह चलते हैं, जाओ, खूब शोर, इतना क्या में कोई और शोर सुनाई ना दे। राहुल भाग्य को लेकर एक बार में जाता है। दोनों वहां पर एक टेबल पर बैठ जाते हैं। बार के लाउड म्यूजिक में दोनों को जैसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा होता है। जहां राहुल सोशली ड्रिंक कर रहा था, वही आज भाग्य ने हद ही कर दी। वो आज गिलास पर गिलास खाली कर रहा था। भाग्य कभी ज्यादा ड्रिंक नहीं करता, कभी कभी सोशल कर लिया या अपना हेडेक उतारने के लिए थोड़ी बहुत ड्रिंक कर लेता था, पर आज उसे इतना ड्रिंक करता दे राहुल को भी अजीब लग रहा था। भाग्य के सामने बार बार वही सीन आ रहा था जब विवेक ने श्री का हाथ पकड़कर उसे अंगूठी पहनाई। भाग्य को खुद समझ में ही नहीं आ रहा था कि यह उसके साथ क्या हो रहा है। ये एहसास क्या है जो उसे दर्द दे रहा है, और उसे दर्द हो क्यों रहा है, वह तो श्री को ठीक से जानता भी नहीं। पेंसिव फेस। राहुल भाग्य को देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि भाग्य ने इससे पहले कभी भी इतनी ड्रिंक नहीं की थी। सुबह के करीब 7 बजे राहुल भाग्य को लेकर उसके विला में पहुंचता है। भाग्य इस समय फुल नशे में था, उसे होश ही नहीं था कि वह कहाँ है और क्या कर रहा है। राहुल ने बमुश्किल ही भाग्य को संभाल रखा। जैसे ही वह गेट से अंदर आता है, वैसे ही यशोदा आंटी उसे नजर आती है। वह इस समय अपना सामान लेकर वहां खड़ी रहती है। भाग्य को वैसा देखकर वह भी थोड़ी परेशान हो जाती है और राहुल से पूछती है, क्या हो गया भाग्य बेटा को, ये ऐसे क्यों है? राहुल भाग्य को संभालते हुए, पता नहीं क्या हो गया साले को, रात भर पी है इसमें, इतनी चढ़ाली की ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा। यशोदा, पर ये तो कभी पीते भी नहीं इतना, फिर आज क्यों? राहुल, वही तो समझ नहीं आ रहा आंटी। कल अच्छा भला मेरे साले की सगाई का फंक्शन अटेंड किया इसने, उसके बाद हम एक बार में गए, वहां जाने के बाद तो जैसे इस पर पीने का भूत सवार हो गया। कितना रोका इसे, पर यह रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब देखो क्या हालत हो गई इसकी। फिर यशोदा आंटी के सामान की तरफ से सारे करते, ये सामान किसका है? यशोदा आंटी, मेरा सामान है, मैं आज गांव जा रही हूँ, पर भाग्य को ऐसे छोड़कर जाना मुझे सही नहीं लग रहा। राहुल, कोई बात नहीं आंटी, अब जाए, भाग्य को मैं संभाल लूंगा।
यशोदा और राहुल ठीक से भाग्य को उसके रूम में पहुंचा देते हैं। कुछ समय बाद यशोदा अपने गांव के लिए निकल जाती है और राहुल भाग्य के साथ उसी के विला में रह रहा होता है। दिल मेरी कुछ और कहानी जो आपको मेरी लाइब्रेरी में मिल जाएगी, एक बार इन्हें भी जरूर पढ़िएगा। दिल फाया तारांकन मोहब्बत और तलब के बीच उलझी हुई दास्तान और हर्षिता की जुनूनियत से भरी कहानी। तलब एक मोहब्बत। तारांकन रेसिंग ट्रैक पर दौड़ती अभय और सुहाना की तेज रफ्तार के बीच स्पोर्ट कार में प्रवण चढ़ती उनकी मोहब्बत। रेस विद मी सोलमेट। तारांकन एक रो और एक इंसान की अनोखी सी मोहब्बत की कहानी। माय घोस्ट लव। तारांकन शादी के मंडप पर बेसहारा खड़ी श्री का हाथ थमने वाले भाग्य और श्री की अनोखी शादी वाली कहानी को पढ़िए। सौभाग्य से बंधे भाग्य श्री। तारांकन। लाइक, कमेंट, शेयर। स्टोरी को लाइक, थम्स अप का चिन्ह जरूर करिए। आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। स्माइल आपका एक कमेंट मुझे आगे के लिए प्रोत्साहित करता है। थैंक्स यू।